बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अफसोसनाक खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई साहब को शहीद कर दिया गया है। उनके फैमिली के भी कुछ लोग जो हैं शहीद हुए हैं। तो आपको पता है कि कल इज़राइल ने और अमेरिका ने मिलके ईरान के ऊपर अटैक किया है, तो उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ। ईरान का भी और अमेरिका और इज़राइल का भी कुछ नुकसान हुआ। तो करंट डेवलपमेंट्स को देखेंगे, अब ईरान के पास रास्ता क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली खबर हमारे पास ये है अली ख़ामनेई साहब के हवाले से। ये करंट सुप्रीम लीडर थे, सुप्रीम कमांडर भी आप इन्हें कह सकते हैं, सुप्रीम लीडर वैसे इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये प्रेसिडेंट से भी ऊपर एक शख्सियत उनके सिस्टम के अंदर है। इनकलाब के बाद 1979 के अंदर जब इनकलाब आया उसके बाद से ये पोस्ट क्रिएट की गई, और प्रेसिडेंट जो है सारे इख्तियारात गवर्नमेंट को चलाने के उसके पास हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है ईरान के अंदर। करंट प्रेसिडेंट जो है वो मसूद पेज़ेशकियां हैं, पिछले दिनों पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए थे। खैर, ये दूसरे सुप्रीम लीडर थे। पहले जो इनके सुप्रीम लीडर थे वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, इमाम खुमैनी साहब जिन्हें कहते हैं, जो इनकलाब लेके आए ईरान के अंदर, जिसे शिया इनकलाब कहा जाता है। उन्होंने फिर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाया, और ये जो हैं अली ख़ामनेई साहब भी ये उस इनकलाब 1979 के अंदर जो इनकलाब आया, शिया इनकलाब जिसे हम कहते हैं, उसके मेन लीडरान में से थे। और ये बहुत सारी पोस्ट पे रहे। ये ईरान के प्रेसिडेंट भी रहे, 1981 से लेके 1989 तक ये ईरान के प्रेसिडेंट रहे। 1989 में इन्हें सुप्रीम लीडर बना दिया गया। इमाम खुमैनी की डेथ के बाद इन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया है ईरान का। इसके वोटिंग होती है, प्रॉपर वोटिंग के बाद ये इलेक्ट होते हैं। तो 1989 से 2026 तक तो कोई राउंड अबाउट 36 साल बनते हैं। सबसे लंबा टेन्योर है इनका रज़ा शाह पहलवी के बाद से अब तक का। मतलब आप देखिए मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी बादशाह बैठे हुए हैं उनमें आप कह सकते हैं सबसे लंबा टेन्योर था इनका। ठीक है, तो इनकी अब डेथ हो गई है, इन्हें शहीद कर दिया गया। कौन सी डेट को किया गया ये आप याद रखेंगे, 28 फरवरी 2026 को। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मार्च भी है, 1 मार्च 2026 की डेट भी मिल रही है। 86 साल इनकी एज थी। इनकी जो डेथ हुई है वो 86 साल की एज में हुई है। कहाँ पे? तेहरान में। तेहरान, अच्छा, ईरान ने तो 1 मार्च को इसे ऑफिशियली कंफर्म किया, जबकि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी का कह दिया था कि हमने इन्हें जो है ना जी मार दिया है। तेहरान के अंदर ये मौजूद थे वहाँ पे। अब यहाँ से सवाल है इनकी एज का बन सकता है। ठीक है, कौन सी डेट को इन्हें शहीद किया गया और इनके खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया ईरान के खिलाफ स्पेशली, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? इजराइल ने जो लॉन्च किया उसका नाम था रोर ऑफ द लायन। रोर ऑफ द लायन, शेर की जो धाड़ है उसके नाम से 40 के करीब जो है ना जी इनके ऑफिशियल जो थे उनकी शहादतें हुई हैं। और ईरान ने क्या किया है जी, अब बदला लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जी इजराइल और अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम बदला लेंगे। अब ईरान ले पाता है नहीं ले पाता, आगे चल के देखते हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा, तो थोड़ा सा इस इशू को अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि अमेरिका ने क्यों अटैक किया या इजराइल क्यों अटैक करना चाहता है मिडल ईस्ट में ईरान के ऊपर, और किसी मुल्क के ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहा। ठीक है, तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो है ये जंग जो है, जो चले कुछ लोगों को क्या सामने जो बात रखी जा रही है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो ये कि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, ईरान एटम बम बना रहा है, यूरेनियम को अफजुदा कर रहा है। ये इल्ज़ाम था ईरान के ऊपर कि आप इसे बंद करें वरना हम अटैक कर देंगे। ईरान ने कहा कि आप हमारे साथ बैठे हैं, हम इसे बंद कर देंगे, जो यूरेनियम को अफजुदा कर रहे हैं हम। अच्छा, इसके अंदर वो देखें कि ईरान के जो ये सुप्रीम लीडर हैं इनका फतवा मौजूद है, अभी तो इनकी डेथ हो गई है, कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हम यूरेनियम को पावर जनरेशन के लिए जो बाकी पॉजिटिव यूज़ हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे, हम एटम बम की तरफ नहीं जाएंगे। और ऐसा कोई शवायद IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो हमारे पास कमीशन है, तो उन्होंने भी कोई ऐसी कंफर्म न्यूज़ नहीं बताई कि जो ईरान जो है एटम बम बनाने जा रहा है। कोई उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। अमेरिका और इजराइल कहते हैं नहीं आप बना रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो बात सामने रखी गई वो यही कि जी ईरान एटॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले इराक को जब तबाह किया गया तब यही कहा गया था कि इराक के पास जो केमिकल वेपन्स हैं, 2003 के अंदर जब अटैक किया गया ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर, जो कि अमेरिका के लिए और रीजन के लिए ख़तरनाक हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो पूरे इराक को तबाह कर दिया। 2006 में बरतानिया और अमेरिका ने कहा कि जी हमारे पास तो कोई ऐसा मतलब है कि सबूत या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली केमिकल वेपन्स की, हमारी वो जो खबर थी वो झूठी थी, गलत थी। गलत खबर की बुनियाद पे आपने एक मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हज़ारों नहीं लाखों लोगों को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, लाखों लोगों के घर बर्बाद कर दिए गए और उसके बाद एक सॉरी कह के आप चले गए। अब ईरान के ऊपर भी वैसे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी आप यूरेनियम को अफज़ूदा कर रहे हैं। अच्छा, ईरान ने गया है हमारे साथ टेबल टॉक का ड्रामेबाजी की गई अमेरिका की तरफ से, बेसिकली इंगेज किया गया और तैयारी करके अचानक से अटैक कर दिया गया। ठीक है, अब इसकी मेन जंग है क्या, क्यों किया है? चले, ये तो एक बहाना है ना यूरेनियम वाला। ईरान कहते थे हमारे साथ बैठे, हम जो अफज़ूदा कर रहे हैं सही बंद कर देंगे, अगर हमारे साथ बैठे तो सही आप मामलात को हम पीसफुली हल कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल ये नहीं चाहते थे कि पीसफुली हल हों। वो क्यों अटैक करना चाह रहे थे? इसलिए करना चाह रहे थे कि वो इजराइल की जो सुपरमेसी है, जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, वो पूरा करना चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर। मिडल ईस्ट में एक ही मुल्क उनके खिलाफ खड़ा था और वो था ईरान, अपनी पूरी ताकत के साथ। ये जंग ईरान जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। ईरान को पता है कि हम ये जंग नहीं जीत सकते। अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है, या जो इजराइल के पास या अमेरिका के पास जो फोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी है, जो पावर है, ईरान उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता। ये ईरान को भी पता है, हमें भी पता है। ईरान रेजिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। वो कह रहा है कि झुकने से बेहतर है कि हम लड़के मरें। ठीक है, वो जो शिया इनकलाब की जो एक रजीम आई थी ईरान के अंदर, इजराइल ये चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि उसे ख़त्म किया जाए, दोबारा से हमारी फेवरेट गवर्नमेंट आ जाए जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसे प्रोटेक्ट करें। तो ये बेसिकली रिजीम चेंज करने के लिए, ईरान को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट करने के लिए, जिस तरह से पहले रज़ा शाह पहलवी बैठा हुआ था उनका पिट्ठू, वैसे ही अपने गवर्नमेंट यहाँ बिठाना चाहते हैं। लेकिन ईरानी जो हैं वो इतने बेगैरत नहीं हैं कि वो अमेरिका के इस प्लान का जो है ना साथ देंगे और रज़ा शाह पहलवी के बेटे को अपना पूरा तस्लीम करने के। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसमें जो है ना जी कि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, नुकसान होगा ईरान का बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इस तरह से जो है जो उनकी मुसल्लत करदा गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करेंगे। अब जंग आगे किस मोड़ पे जाती है, ईरान के पास ऑप्शन क्या है, वो हम ज़रा देखते हैं वन बाय वन। पहले हम नुकसान देख लेते हैं कि इस हमले के अंदर क्या हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये देखें कि हमारे पास जो ऑपरेशन का नाम भी देख लेते हैं, किस डेट को अटैक किया गया, जो 28 फरवरी को अटैक किया गया। यूएसए अमेरिका ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान के खिलाफ, एपेक फ्यूरी, शदीद गुस्सा, एपेक फ्यूरी शदीद गुस्से के नाम से इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान के खिलाफ। जबकि इजराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम था लायन रॉर या रॉर ऑफ द लायन, शेर की दाढ़। ऑपरेशन नाम पूछे जाएंगे आपसे पेपर में। उसके बाद ईरान ने रिटालिएट किया। ईरान के पास यह हासिल है कि वो जवाब दे सकता है। उन्होंने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ये याद रखना है, बाद में उन्होंने इसे फतेह खैबर का नाम दिया। बाद में उन्होंने इसी ऑपरेशन को फतेह खैबर का नाम दिया। फतेह खैबर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नाम से कोई भी आपके पास ऑप्शन आ जाए, आपने इसे ठीक करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना जी बहुत सारे शहरों के ऊपर अटैक किया गया और ईरान के, और जो नुकसान हुआ वो ज़रा हम देख लेते हैं पहले। तो नुकसान में आप ये देखें कि हमारे पास ईरान की जो लीडरशिप है उसे जो है ना जी टारगेट किया गया। और उसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई साहब, उनकी शहादत है। उसके बाद अली शामखानी साहब हैं जी, सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इनकी डेथ हुई है। जनरल मोहम्मद पाकपोर, ये जो हैं जी कमांडर इन चीफ थे IRGC। तो ये हमारे पास ईरानी आप देखें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जो क्रॉप है उसके कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद जो नाम याद रखना है आपने वो याद रखना है, अब्दुर्रहीम मुसावी। चलिए ये भी कर लें, आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ थे। जो मेन नाम है जिसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है वो है जी हमारे पास ये थे हमारे पास अजीज़ नासिर ज़ादा।
डिफेंस मिनिस्टर थे, ये सवाल बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर जो इनके मारे गए हैं इस सारे एपिसोड के अंदर, तो उनका क्या नाम है? अजीज़ नसीरज़ादा था जो डिफेंस मिनिस्टर ईरान के, जो इसमें शहीद हुए हैं। मोहम्मद काज़मी साहब थे रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ। तो इस तरह से टोटल मिला के 40 के करीब जो इनके ऑफिशियल्स थे उनकी डेथ हुई है, और टोटल जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद 201 बताई जा रही है अब तक। आगे चल के इसमें एडिशन हो सकती है। और इसके अंदर एक स्कूल के ऊपर भी टारगेट अटैक किया गया, जिसके अंदर जो है ना जी तकरीबन कोई 148 के करीब जो बच्चे हैं उन्हें शहीद कर दिया गया है। जालिम जो हैं बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। 148 के करीब जो बच्चे हैं वो उसमें जो है ना जी शहीद हो गए हैं। और ये यहाँ पे मेंशन है 148 के करीब। ये आपसे पूछा जा सकता है, स्कूल के ऊपर अटैक था। अब ईरान ने भी वापस अटैक किया। प्लान तो इनका ये था कि ईरान दोबारा अटैक ही ना कर सके, लेकिन ईरान ने ज़बरदस्त और भरपूर जवाब दिया और उस जंग को खिते पूरे में फैला दिया। क्यों फैलाया, उसकी वजह क्या, हम ज़रा देखते हैं। तो इसमें जो ईरान ने अटैक किया उसमें अभी तक 14 के करीब लोग जो है जी कत्ल हुए हैं इजराइल के और उसके हवारियों के। उसके साथ जो लोग हैं 380 के करीब लोग जो है ज़ख्मी हैं उनके। और उसके बाद जो है ना जी आप देखेंगे यूएसए का 5th फ्लीट ये मौजूद है। 5th फ्लीट आप ये कह रहे हैं कि इसका सवाल बनता है पहले भी कहाँ पे मौजूद है? बहरीन में मौजूद है। यूएसए का 5th फ्लीट का मतलब पूरी की पूरी एक नेवी फोर्स होती है, 15 से 20 हज़ार फौजी उसमें होती हैं। उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं जहाँ जहाज़ उतर सकते हैं। F-16 या F-35 जहाज़ जो भी हैं इसके ऊपर लैंड करते हैं, यहीं से उड़ते हैं। अमेरिका ने वहाँ से तो जहाज़ उड़ के नहीं आ सकते थे, इसके ऊपर यहीं से फ्यूलिंग भी यहीं से होती है। साथ में बहरी जहाज़ होती हैं इसके साथ, और इसी के अंदर 16 से 20 हज़ार ऑफिसर्स कमांडोज मौजूद होते हैं जो उतर के किसी मुल्क के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ से जहाज़ अटैक करते हैं, इंटेलिजेंस होती है, यहाँ से मिसाइल छोड़े जाते हैं, आखिर पे फिर कब्जा भी करना होता है इन्होंने जाके। तो 5th फ्लीट का पूछा जाता है पहले भी कहाँ पे मौजूद है? ये बहरीन के अंदर मौजूद है, यूएसए की, ठीक है जी। उसे अटैक किया ईरान ने और इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसे कुछ नुकसान पहुँचाया। अभी कन्फर्म जो है ना कितना नुकसान पहुँचा ये नहीं पता चला, लेकिन ये पता चला है कि इसे नुकसान पहुँचाया, ईरान ने इस पर अटैक किया है, ठीक है। इसी तरह से जहाँ जहाँ ईरान की अमेरिका की बेसिस थी, यूएई के अंदर, कतर में, उसमें बहरीन में, कुवैत में, जॉर्डन में, इराक़ के अंदर अरबिल का जो मकाम है वहाँ पे जो है ना जी यूएसए की जो नेवी है, यूएसए की जो आर्म फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे अटैक किया गया। और अभी तक जो टोटल लोग मारे गए हैं वो 14 के करीब मारे गए हैं, ठीक है। और 380 के करीब लोग जो हैं वो इंजर हुए। इसराइल के ऊपर भी अटैक किया गया, हैफा के ऊपर अटैक किया गया, ठीक है। इसी तरह से उनका यरूशलेम के ऊपर अटैक किया गया, उनका तल अवीव जो उनका कैपिटल है उस पर अटैक किया ईरान ने। वो के कम वहाँ पे उनके जो मिसाइल जाके गिरे हैं, दरमियान में जो है ना बाकी मुल्कों ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया, उन्हें रोक लिया, लेकिन एक भरपूर अटैक किया ईरान ने, ठीक है। और ईरान ने इस जंग को देखिए, ईरान ने यूएई के ऊपर धमाका अटैक कर दिया, कतर पे कर दिया जहाँ पे यूएसए की बेसिस हैं। अब ये मुल्क भी ईरान के ख़िलाफ़ हो गए। ईरान ने ये क्यों किया? ईरान ने इसलिए किया कि ईरान अमेरिका बहुत दूर है, ईरान के मिसाइल ऐसे है ही नहीं कि वो वहाँ तक पहुँच सकें। अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं कर सकता ईरान डायरेक्टली उसके लैंड के ऊपर, उसकी ज़मीन के ऊपर। तो उनकी जो बेसिस हैं इन एरिया के अंदर, वहाँ अटैक करके ईरान ने इस पूरी जंग को पूरे खिते में फैला दिया है। उससे इस खिते के जो कंट्रीज हैं उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। एक तो ये देखें कि ईरान के जो मिसाइल हैं एक्यूरेटली जाके लगे। यूएसए का देखें, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, सऊदी अरब पे भी अटैक हुआ है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को देते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। बदले में अमेरिका ने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ लगाई हुई है ताकि कोई भी मुल्क उसके ऊपर अटैक ना कर सके। और ईरान के मिसाइल जाके गिरना उन्हीं एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जहाँ वो मारे गए थे। इसका मतलब है यूएसए की टेक्नोलॉजी उन सारों को नहीं रोक सकी, कुछ को रोक सकी होगी, सबको नहीं रोक सकी है। तो एक पूरा मिडल ईस्ट के अंदर एक थ्रेट है, ठीक है। उसका फ़ायदा भी इनडायरेक्टली अमेरिका को ही होगा। अमेरिका के साथ मजीद ने कहेगा जी आपको मसला खतरा है ईरान से, आप हमारे साथ माहिदा करो, हमें और पैसे दो, हम आपकी सिक्योरिटी और इंश्योर करते हैं। इनडायरेक्टली जाके आगे फ़ायदा होगा। लेकिन एक जो मिथ थी कि जी
अमेरिका इन्हें जो है सेफ गार्ड करेगा, इसराइल ने ईरान ने उसे जो है क्या कर दिया है जी, गलत साबित कर दिया है। और उन्होंने अटैक किया है यूएसए की जो बेसिस हैं इन मुल्कों के अंदर। ठीक है कि यहाँ से हमारे पर अटैक हो रहे हैं तो हम इनके ऊपर अटैक करेंगे, और इन सारे मुल्कों को जो लॉस हो रहा है इकनॉमिक, उनके सारे टूरिज्म बेस चल रहे हैं। अब 2300 के करीब करीब जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हो गई हैं। कल और आज के दिन में लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, 2 से 2.5 लाख जो पैसेंजर्स हैं वो फंसे हुए हैं। ठीक है, ये सारा नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली इस पूरे रीजन को। तो अब ये मुल्क अमेरिका को कहेंगे कि जी मामला को ठंडा करो, क्लोज करो, जंग ना करो। यूएई, सऊदी अरब और तुर्की, ये 3 मुल्क रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर, इस जंग बंदी को, इस डिज़ास्टर को रोकने के लिए। अमेरिका ने इस जंग को मतलब क्या आगे एक लंबा चलेगी, एक वैसे भी ये लंबी चलेगी जंग, क्योंकि अब ईरान अटैक करेंगे, फिर अमेरिकन दोबारा से करेंगे, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अमेरिका कह रहा है जब तक हम अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर लेते या रिजीम चेंज करके अपनी गवर्नमेंट नहीं ले आते तब तक हम करते रहेंगे। ईरान फिर क्यों करना चाह रहा है? एक तो मैंने वो रीज़न बताई कि इसराइल के अकेला बच जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर इसराइल बनाएगा, फिर वो उसके सामने कोई मुल्क नहीं खड़ा होगा। दूसरा, ईरान के पास तेल के ज़खायर हैं, जिस तरह वेनेजुएला के पास तेल के ज़खायर थे, अमेरिका लेके उठा के सबसे ज़्यादा ज़खायर वेनेजुएला के पास हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं किसी हद तक ईरान के पास हैं, फिर सऊदी अरब और इराक़ ये मुल्क हैं। तो इसीलिए भी इसे अटैक करके यहाँ से तेल के ज़खायर के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा है अमेरिका। ठीक है, इसका रीजन को पूरे को नुकसान हो रहा है। रीजन को नुकसान एक तो ये हो रहा है कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, 100 से 130 डॉलर के दरमियान में कीमतें बताई जा रही हैं तेल की चली जाएंगी, 62 डॉलर से। पूरी दुनिया के अंदर एक महंगाई का क्या होगा जी, तूफान आएगा भी। आपको मैं बताता हूँ आगे चल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से। चलें, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल बताई इसमें, और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है, ये मैंने थोड़ा सा मैप आपको दिखाने की कोशिश की है। ये देखें, ये ईरान हमारे पास। ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो ऑप्शन ये था कि उसने इस जंग को फैला दिया इस पूरे रीजन में, यूएई तक, ओमान तक, सऊदी अरब तक, इराक तक, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ऊपर जो है ना जी इराक में भी, यहाँ जॉर्डन में भी किया है, और इसराइल किया। इसराइल है हमारे पास, इसराइल के ऊपर भी अटैक किए यहाँ से। ये हमारे पास ईरान है, यहाँ से उनके मिसाइल गए हैं। असल में मिसाइल जब जा रहे होते हैं ना यहाँ से ईरान से, दरमियान में ये मुल्क आ जाते हैं, ये रोक लेते हैं, वहाँ तक जाने नहीं देते। यहाँ से गुजर के जाएंगे जॉर्डन से, सऊदी अरब से, इराक से, कुवैत से, इनके मुल्कों से गुजर के जाएंगे ना ये मिसाइल ईरान के, तो ये रोक लेते हैं, जिससे इजराइल की बचत हो जाती है। लेकिन फिर भी ईरान के मिसाइल कुछ ना कुछ जाके गिरे हैं तल अवीव में, उनके कैपिटल में। ठीक है, तो ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ इस जंग को पूरे रीजन में फैला दिया है, जिससे इस पूरे रीजन के ऊपर एक प्रेशर बना है। दूसरा, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, पूरी दुनिया का 20% तेल यहाँ से गुजरता है। सिर्फ ईरान का तेल नहीं गुजरता यहाँ से, कतर का तेल सारे यहाँ से गुजरेगा, कतर की LNG सारी यहाँ से गुजरेगी, बहरीन का सारा तेल यहाँ से गुजरता है, यूएई का सारा तेल यहाँ से गुजरता है, ओमान का भी कुछ ना कुछ तेल यहाँ से गुजरेगा, बाकी उधर से निकाल देंगे। इराक का सारा तेल यहीं से निकलेगा, कुवैत का सारा तेल यहीं से जाएगा, और सऊदी अरब का भी सारा तेल इसी स्ट्रेट से गुजरता है। ईरान ने ये बंद कर दिया है, इसे कल से बंद है, 2, 4, 5, 7 दिन और बंद रहा, पूरी दुनिया के अंदर तेल की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। उसका फ़ायदा भी इंडायरेक्ट अमेरिका को होगा, अमेरिका तेल बेचेगा महंगा, अमेरिका के पास तेल है ना, महंगे दामों वो बेचेगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पे मामला ख़राब हो जाएंगे, हमें भी नुकसान होगा इसके, क्योंकि हमारा भी सारा तेल यहीं से आता है। ठीक है, हम तो रशिया से तो नहीं ले रहे ना, इंडिया तो रशिया से भी ले रहा है कुछ ना कुछ। ये पाकिस्तान है, आपको ये नज़र आ रहा है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, दूसरा ईरान ने ये किया है। तीसरा, वो अटैक करेगा। चौथा, यहाँ पे हुतीस मौजूद है नीचे, हुतीस भी इस जंग में कूद जाएंगे, और बाब अल मंदब यहाँ स्ट्रेट है एक, उसे चोक किया जा सकता है आगे चल के। ठीक है, और इस तरह से जो है ना ये मामला चलेंगे। अब अमेरिका आगे क्या करता है? मेरे ख्याल से अमेरिका कोशिश करेगा अब कि ये मामले को कूल डाउन किया जाए। हमने जो है ना जी बस अली खामनेई को जो है ना जी मार दिया है, अब हमारा जो है ना काम हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जो था वही इस तरह की पॉलिसियाँ बना के इनके खिलाफ खड़ा था। एक मतलब एक आप कहें कि मर्द मुजाहिद की तरह वो इनके खिलाफ खड़ा था, वो किसी भी बात पे इनके पे नहीं आ रहा था, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ आप कह सकते हैं। तो इस तरह से मामला चलेंगे ये,
और इसमें जो है ना जी आप देखें कि जो दुनिया का नुकसान हुआ, मैंने आपको तेल का बता दिया 20% जो तेल का नुकसान है। आज तेल जो वहीं से गुजरता है और 130 से $100 के दरमियान में तेल की कीमत पहुंच सकती है, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें कि अच्छा इसमें अमेरिका के जो 2 जहाज़ हैं इसके हवाले से भी सवाल बनेगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर का मैंने अभी आपको बताया। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर देखें ये है पूरे का पूरा एक आप कहेंगे बेस है, नेवल बेस। इसके ऊपर क्या है जी, हमारे जहाज़ उड़ते हैं, उतर जाते हैं, यहीं लैंड करेंगे, यहीं से उड़ेंगे, हमला करके वापस आ जाएंगे, इस समुद्रों में मौजूद होती है। तो अमेरिका इसके अंदर 2 अपने जो हैं क्या एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आया, उनका नाम पूछ सकता है आपसे। नंबर 1 हमारे पास है जी गेराल्ड फोर्ड। गेराल्ड फोर्ड भी लेके आया है जो कि वहाँ मेडिटेरियन सी में मौजूद थी। उससे पहले अब्राहम लिंकन जो थी इनकी एयरक्राफ्ट कैरियर, वो पहले से यहाँ पे मौजूद थी मिडल ईस्ट के अंदर। तो 2 इसने एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल किया यहाँ पे। इब्राहिम लिंकन जो कि पहले यहीं मौजूद थी, इसका काम ही यही इसी रीजन को देखना है, स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ को इस यहाँ पे इस जगह पे मौजूद होती है हर वक्त ये। जबकि गेराल्ड फोर्ड जो है ये उधर मिडल ईस्ट से लेके आया है, ये कैरिबियन से, मिडल ईस्ट से, यहाँ से इससे भी आगे चल के ये मेडिटेरियन है, इससे आगे हमारे पास अटलांटिक है, वहाँ से इसे लेके आया है ताकि यहाँ पे प्रॉपर अटैक किए जा सकें, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। इसमें जो स्टॉक मार्केट है यूएसए का जो लॉस हुआ है वो देखें तो $3.25 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है उसे। और क्रिप्टो को भी हुआ $188 बिलियन का एक रात के अंदर, एक दिन के अंदर। ये एक दिन का एक रात का जो है ना जी लॉस है। नीम पागल शख्स है और मुसल्लत हो गया दुनिया के ऊपर। अमेरिका को वैसे सूट करता था ये, अमेरिका को इस तरह का लीडर चाहिए था क्योंकि कोई भी इससे पहले प्रेसिडेंट इस तरह की बेवकूफ़ हरकतें नहीं करता था। बहुत सारे काम अमेरिका करना चाहता था तेल के हवाले से और बाकी, ठीक है। अब ये उन्हें करके दे रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ऑफिशियली हमारे दफ्तर ख़ारजा ने भी ये जो अली ख़ामनेई साहब की शहादत है उसकी मजम्मत की है, उसे कंडम किया है। और दुनिया के जो बाकी लीडरान हैं वो भी उसकी मजम्मत करें। जारियत है ना, आप किसी मुल्क के ऊपर अटैक कर दें ऐसे उठ के, ये बदमाशी है। इलाके में जिस तरह से बड़ा चौधरी होता है ना, वो क्या करता है, सारों को दबा के रखता है, किसी पे भी अटैक कर देता है। तो अमेरिका भी वैसे ही बिहेव कर रहा है। तो ये सारा एपिसोड था जो अभी तक हुआ, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर की। आगे मज़ीद कोई डेवलपमेंट होंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।